हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी केवल 30 दिनों में कैसे कर सकते हैं। और केवल मैंने आपको क्वेश्चन ही नहीं बताए हैं, मैं उसके आंसर भी आपको बता के आपकी पूरी तैयारी कराने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो हमने आपसे कहा है कि प्रोज का जो पहला लेसन है, प्रोज सप्लीमेंट्री, इन दोनों का जो पहला लेसन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आपका जो प्रोज का पहला लेसन है, द लास्ट लेसन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर फंस जाएगा। और यहां तक कि हम आपको इसके आंसर यहीं पे आपके सामने ही लिख के दिखाने वाले हैं, जिससे आपको पता चले कि आप खुद से आंसर कैसे लिख सकते हैं। आपको रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये इंपॉर्टेंट क्यों था या कैसे था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है इस लेसन का, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसकी जो स्टोरी है ये आपको पता होगा, और इसका जो आंसर ये हिंदी में आपको जरूर पता होगा कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और वो इंपॉर्टेंट क्यों था। तो हिंदी में अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो सकता है कि बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में सूचना का एक केंद्र था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये आम पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन करने का इकलौता माध्यम था। तो ये चीज आपको इसके आंसर में लिखना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि बुलेटिन बोर्ड था क्या, पहले ये आपको बताना है। तो आंसर लिखते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन जिस टेंस में है, आंसर आपको उसी टेंस में लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में से सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। इसमें किसके बारे में पूछा गया? बुलेटिन बोर्ड के बारे में पूछा गया है, तो हमारा सब्जेक्ट है द बुलेटिन बोर्ड। सबसे पहले यहां पे लिख सकते हैं द बुलेटिन बोर्ड, द बुलेटिन बोर्ड। अब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है, तो यहां पे आप वाज का यूज कर सकते हैं। द बुलेटिन बोर्ड वाज, यानी बुलेटिन बोर्ड था। अब क्या था? अ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बुलेटिन बोर्ड इंफॉर्मेशन का एक सेंटर था, एक केंद्र था। अब कहां पे था? इन द टाउन हॉल। ये चीज आपको यहां पे बता देना है, इन द टाउन हॉल। और इसके बाद पूछा गया है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों था। तो आप बताएंगे इट वॉज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट यहां पे लिखना होगा कि इट, फिर इसमें वर्ब क्या है? वॉज। तो इट वॉज इंपॉर्टेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट था। अब यहां पे आपको रीजन बताना है, तो बिकॉज का यूज करेंगे। तो इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यह इंपॉर्टेंट था क्योंकि। अब यह कम्युनिकेशन का इकलौता माध्यम था, तो बिकॉज इट वॉज, क्योंकि ये था। बिकॉज इट वॉज, क्योंकि ये था। द ओनली मोड, यहां पे कर सकते हैं द ओनली मोड का यूज यहां पे कर सकते हैं, या फिर मीडियम का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें मीन्स का भी यूज कर सकते हैं। तो बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का इकलौता माध्यम था। अब ये चीज आपको बताना हो कि किसके बीच, तो वहां पे आपको बिटवीन का यूज करना होता है अगर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहां पे आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं कि बिटवीन, बिटवीन द कॉमन पीपल, या फिर यहां पे सीधे पब्लिक कर सकते हैं, बिटवीन द पब्लिक, बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। तो यहां पे ये भी बता दिया गया कि वो आवश्यक क्यों था। तो आप लिख सकते हैं कि इट वॉज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का इकलौता माध्यम था बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच ये कम्युनिकेशन का इकलौता माध्यम था। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप अब आपको इसको रटने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप कह सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि whom did एम हैमिल blame for the ignorance in study, यानी एम हैमिल ने पढ़ाई में इग्नोरेंस के लिए किसको ब्लेम किया एंड वाई, और क्यों ब्लेम किया। ये क्वेश्चन शॉर्ट या फिर लॉन्ग में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो अगर आपने इसका शॉर्ट देख लिया तो आपको लॉन्ग भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका आप आंसर लिख सकते हैं खुद से बिना इसको रटे। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि एम हैमिल ने स्टूडेंट के पेरेंट्स को ब्लेम किया था
कि वो अपने अपने बच्चों को काम पर भेजना ज्यादा पसंद करते थे पैसों की लालच में। और यहां तक कि एम हैमिल ने खुद को भी ब्लेम किया था, क्योंकि वो बच्चों को अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे और जब भी उन्हें फिशिंग के लिए जाना होता था तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो ये हिंदी में आपको इसका आंसर पता है। चलिए अब देखते हैं इसको आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए, इसमें से आपको क्वेश्चन में से सब्जेक्ट को ढूंढना है और किसने ब्लेम किया था, एम हैमिल ने। तो इसमें सब्जेक्ट है एम हैमिल। सब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको बस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद देखना होगा। जहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा है इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है एम हैमिल। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे एम हैमिल, एम हैमिल। और इसके बाद देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, ब्लेम है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में आपको सब्जेक्ट के बाद ये जो वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म लिखना होगा। तो यहां पे आप ब्लेम का सेकंड फॉर्म लिखेंगे ब्लेम्ड। तो एम हैमिल ब्लेम्ड, एम हैमिल ने ब्लेम किया। अब किसे, द पेरेंट्स, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब क्यों ब्लेम किया ये भी आपको बताना है। बिकॉज, यहां पे रीजन बताना है तो बिकॉज का यूज कर सकते हैं। बिकॉज दे प्रिफर्ड, क्योंकि वे अधिक पसंद करते थे। बिकॉज दे प्रिफर्ड, तो बिकॉज दे प्रिफर टू, और यहां पे आप लिख सकते हैं पुट देम टू वर्क, पुट देम टू वर्क, या फिर आप यहां पे पुट के जगह पे सेंड का भी यूज कर सकते हैं। तो बिकॉज दे प्रिफर टू पुट देम टू वर्क, क्योंकि वे उन्हें काम पर भेजना ज्यादा पसंद करते थे। आप यहां पे कर सकते हैं so as to, या फिर in order to कर सकते हैं, so as to या फिर in order to have more money, यानी ज्यादा पैसों के लिए, पैसे कमाने के लिए वो बच्चों को काम पर भेजना ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए एम हैमिल ने पेरेंट्स को ब्लेम किया। और इसके बाद आपको बताना है कि एम हैमिल ने खुद को भी ब्लेम किया। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एम हैमिल also blamed himself, also blamed, एम हैमिल also blamed himself, यानी कि एम हैमिल ने अपने आप को भी ब्लेम किया। अब क्यों ब्लेम किया, बिकॉज या फिर फॉर का यहां पे यूज कर सकते हैं। बिकॉज ही, क्योंकि वो भेज देते थे, बिकॉज ही सेंट, बिकॉज ही सेंट देम, बिकॉज ही सेंट देम, या फिर यहां पे द स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बिकॉज ही सेंट द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, किस लिए, टू वाटर हिज फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए, टू वाटर हिज फ्लावर्स। तो यहां पे इतना बताया गया कि एम हैमिल ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमिल ने खुद को भी ब्लेम किया। बिकॉज ही सेंट द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बच्चों को भेज देते थे टू वाटर हिज फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए। एंड गेव देम हॉलीडे, और उन्हें छुट्टी दे देते थे। एंड गेव देम हॉलीडे, उन्हें छुट्टी दे देते थे जब वे फिशिंग पर जाना चाहते थे। तो जब के लिए यहां पे व्हेन का यूज कर सकते हैं, व्हेन ही वांटेड, जब वो चाहते थे। कहां पे, टू गो यानी जाना, और फिशिंग का मतलब है फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों आंसर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और इसको आपको अब रटने की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अभी इसमें दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम उन दोनों क्वेश्चंस को भी बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तर्क संगत भाषा है। और यहां तक कि फ्रेंच के लोगों को यह भी कहा था कि ये अपनी इस भाषा को अपने अंदर ये गार्ड करके रखें, सुरक्षित करके रखें और इसे कभी ना भूलें। तो इतनी बातें कही थी एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए अब इसको हम बता दें कैसे आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले आप लिखेंगे कि एम हैमिल, यहां पे सब्जेक्ट आपको लिखना होगा, सब्जेक्ट है एम हैमिल। एम हैमिल कॉल्ड, क्योंकि ये पास्ट में क्वेश्चन है, डिड आया है तो यहां भी आपको पास्ट में लिखना होगा।
तो आप कह सकते हैं कि एम हैमिल कॉल्ड फ्रेंच, एम हैमिल ने फ्रेंच को कहा था, क्या कहा था? द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि सबसे सुंदर भाषा कही थी, ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की, या फिर इन यहां पे कर सकते हैं इन द वर्ल्ड। एम हैमिल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि एम हैमिल ने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कही थी। और इसके आगे आप बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके अनुसार ये सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तर्क संगत भाषा है। तो उनके अनुसार के लिए आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम यानी कि उनके अनुसार, एम हैमिल के अनुसार, इट वॉज द मोस्ट लॉजिकल, या फिर कर सकते हैं इट वॉज द क्लियरेस्ट, इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो अकॉर्डिंग टू हिम यानी कि उनके अनुसार इट वॉज द क्लियरेस्ट, यानी कि यह सबसे स्पष्ट भाषा थी, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तर्क संगत भाषा थी। अब इसके आगे आप ये भी बता सकते हैं कि वो चाहते थे कि फ्रांस के लोग इस भाषा को अपने अंदर सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूलें। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, द पीपल ऑफ फ्रांस, द पीपल ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के लोगों से वो चाहते थे, क्या चाहते थे? टू गार्ड, कि इसे सुरक्षित रखें, टू गार्ड दिस लैंग्वेज, कि इस भाषा को सुरक्षित रखें। अब अपने बीच के लिए यहां पे हो जाएगा among them, among them, और उसे कभी ना भूलें, and never forget it, और इसे कभी ना भूलें, and never forget it का मतलब हो गया और इसे कभी ना भूलें। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि एम हैमिल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एम हैमिल ने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कही। अकॉर्डिंग टू हिम यानी उनके अनुसार इट वॉज द क्लियरेस्ट, यानी कि ये सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तर्क संगत भाषा है। ही वॉन्टेड द पीपल ऑफ फ्रांस, यानी वो फ्रांस के लोगों से चाहते थे टू गार्ड दिस लैंग्वेज, कि इस लैंग्वेज को वो सुरक्षित रखें, अमंग देम यानी अपने बीच, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का कि व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए तो क्या हुआ। अब जैसा कि इस लेसन के लास्ट में बताया गया है कि जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए तो क्या हुआ कि जो प्रशियन सोल्जर थे जो ड्रिल करके रिटर्न कर रहे थे यानी लौट रहे थे, उन्होंने अपना ट्रम्पेट बजाया, और उसी समय क्या हुआ कि एम हैमिल अपने कुर्सी पर से खड़े हुए और वो बच्चों से कुछ कहना चाहते थे लेकिन इमोशन की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाए, और तब उन्होंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा विव लव फ्रांस, और बच्चों से इशारा कर दिया कि अब क्लास डिसमिस हो गई। तो ये इतनी बातें हुई थी जब 12 बजे थे। तो आप इसको बता सकते हैं इस तरीके से कि व्हेन द, सबसे पहले आप व्हेन से स्टार्टिंग कर सकते हैं, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इतना लिख सकते हैं क्वेश्चन में से, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, द ट्रम्पेट्स ऑफ द, अब कॉमा लगा के लिखेंगे, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, या फिर ऑफ द प्रसियन सोल्जर्स कर सकते हैं, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, यानी जो ड्रिल करके लौट रहे थे और उन्होंने बजाया, तो यहां पे कर सकते हैं साउंडेड, तो ट्रम्पेट क्या हुआ, बजा, तो यहां पे आप कर सकते हैं साउंडेड।
तो व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड, तो ड्रिल से लौट रहे प्रसियन सोल्जर्स ने अपना ट्रम्पेट बजाया। और इसके बाद बताना है देन एम हैमिल, got up and wanted to say something, but choked, लेकिन वो बोल नहीं पाए। एंड wanted to say something, वो कुछ कहना चाहते थे, but choked, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। और इसके आगे बता सकते हैं then he wrote on the blackboard, क्या लिखा था? अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कैपिटल लेटर से, विव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, विव ला फ्रांस। एंड जेस्चर्ड, और इशारा किया, एंड जेस्चर्ड दैट द क्लास was dismissed, और इशारा किया कि क्लास समाप्त हो गई। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि when the church clock struck 12, जब घड़ी ने 12 बजाए, the trumpets of the Prussian soldiers returning from the drill sounded, तो ड्रिल करके लौट रहे प्रसियन सोल्जर्स का जो ट्रम्पेट था वो बजा। देन एम हैमिल गॉट अप, तब एम हैमिल खड़े हुए, एंड वांटेड टू से समथिंग, और वो कुछ कहना चाहते थे, बट चोक्ड, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। देन ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, तब उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा विव लव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। एंड जेस्चर्ड दैट, और ये इशारा किया कि द क्लास वाज डिसमिस्ड, यानी कि क्लास डिसमिस हो गई। तो ये फ्रेंड्स, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस लेसन के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 4 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और भी लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।